हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 8 का आज फर्स्ट लेक्चर है जो आप सभी के सामने जाने वाला है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल्स तो सब जानते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स और मेडिसिन की। लेकिन फाइटोफार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या हो गया? फाइटो का मतलब प्लांट हो गया। तो हम प्लांट में पाए जाने वाले यूजफुल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंडस्ट्रीज में और मेडिसिन मेकिंग में काम आती है। तो इसी पर बेस्ड आज का ये फर्स्ट लेक्चर वीडियो रहने वाला है। तो बच्चों, सभी के सभी सेक्शन के साथ यहाँ पर हमारे जुड़ जाओ और जिसको जो भी कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर होते क्या है, इनके टाइप्स क्या है, इसमें इसके मेडिकल एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि कौन से ऐसे प्लांट बेस्ड ड्रग्स और केमिकल्स हैं जिनका यूज मेडिसिन बनाने में किया जाता है। तो इस पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो, तो फाइटो केमिकल्स का मतलब क्या हो गया? प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल, क्योंकि फाइटो का मतलब प्लांट और प्लांट में हो गया जो केमिकल। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स आते हैं, कुछ पॉपुलर केमिकल्स हैं जो कि आपको पढ़ना है अच्छे से। तो इसमें आ जाता है एल्केलॉइड्स, इसमें आता है क्यूमरिन्स, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स, रेजिन्स, गम, पॉलीफेनॉल्स, टर्पेनॉइड्स, साथ ही साथ फाइटोस्टेरॉल्स और ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कि इसमें ये कंपाउंड्स आ जाते हैं। सेवरल ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? एंथोस साइनिडेंस आ जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स है, फाइटोएस्ट्रोजेंस है, लाइकोपीन, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, लेमोनॉइड्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। आइसोफ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोस्टेरॉल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, प्रोबायोटिक्स, ऐसे काफी केमिकल्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आपको इस यूनिट 8 में डिटेल में समझते हैं, उन्हीं पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्केलॉइड्स के बारे में, वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में, टैनिन, रेजिन, गम्स, इन सब पे हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके कुछ इफेक्ट्स भी हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये सारे जो ड्रग्स और केमिकल्स हैं इनके काफी इफेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी पर आते हैं, देखने को मिलते हैं। अब भाई, इनको अगर सही अमाउंट में लिया जाए तो भाई बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स दिखाते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा लेवल में जब ये बॉडी में जाते हैं तो ये साइड इफेक्ट्स भी शो करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ है जो कि यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एजिंग और एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी पैस्मोडोइक भी होते हैं, एंटी डायबिटिक भी होते हैं, यानी डायबिटीज से रोकेंगे, इन्फ्लेमेशन से रोकेंगे, बुढ़ापा आने से रोकेंगे, एजिंग से रोकेंगे और एलर्जीज रोकेंगे। तो बहुत सारे यूजफुल इफेक्ट्स भी इनके देखने को आपको मिलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टडी जो फाइटोकेमिकल ग्रुप्स को किया जाता है वो है फाइटो पॉलीफिनॉल्स को। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोऑक्सीडेंट एबिलिटी है इनके अंदर। 8000 से ज्यादा पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि अभी तक के टाइम में बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई हो चुके हैं। पॉलीफिनॉल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एपोप्टोसिस में, सेल को बहुत ज्यादा ग्रो होने से रोकते हैं, यानी कैंसरस सेल्स को बनने से रोकेंगे, माइग्रेशन होने से रोकेंगे, लेकिन कैंसर सेल्स को भी डेवलप होने से ये कराते हैं अगर ज्यादा डोज में दिया जाए तब। देखो, कह रहे हैं ना, ज्यादा डोज में लेंगे तो ही ये कैंसर सेल्स जैसे चीजों को भी डेवलप कराएंगे, अदरवाइज ये माइग्रेशन रोकेंगे, एक्सेस सेल ग्रोथ को रोकेंगे, ये सारी चीजों को करेंगे। जब लो डोज में लिया जाए तो ये फ्री रेडिकल्स वगैरह जो होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं। ठीक है, तो पॉलीफिनॉल्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि जिनमें एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग, एरोमेटिक रिंग्स जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ये रिंग्स इनमें पाई जाती है और एक से ज्यादा इनके पास OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। इनके केमिकल मेकअप पे इनको 4 अलग अलग ग्रुप में इनको बांट दिया गया है, जैसे कि फिनोलिक एसिड्स, आइसोफेवोन्स, फेवोनॉइड्स और साथ में स्टिलबिन्स, इन सब में इनको बांट दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग एल्केलॉइड्स के बारे में। तो एल्केलॉइड्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि मतलब ये हो गया कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सबसे मिलकर ये बने होंगे। ठीक है, नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट में नेचुरली होते हैं और ज्यादातर प्लांट्स में, मरीन एल्गी में, और बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहां ये एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। अब जब एनिमल की बॉडी में होंगे तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये पॉइजनस केमिकल फैलाएंगे, जैसे कि फायर एंट्स हो गए, लेडी बर्ड्स हो गए और टॉड्स हो गए, इनकी बॉडी में भी ये केमिकल होते हैं, लेकिन
ज्यादातर पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं जब एनिमल बॉडी में होते हैं। तो प्लांट्स में अगर बात करें तो ये प्लांट्स के बेरीज में पाए जाते हैं, जो पेड़ों का बार्क होता है उसमें पाए जाते हैं, फ्रूट में, रूट में, लीव्स में, और सीड बेयरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो एल्केलॉइड्स जो है इनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, इनमें भी साइक्लिक रिंग ही पाई जाती है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन एटम इनमें प्रेजेंट दिखने को मिलता है एज अ रिजल्ट, और इनका नेचर बेसिक है, तो इस वजह से इनको एल्केलॉइड्स बोलते हैं। एल्केलॉइड वर्ड एल्कली लाइक से बना है, यानी कि एल्कली किसको आप बोलते हो केमिस्ट्री में, एल्कलीज आप बेस को बोलते हो। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिक है नेचर में, ठीक है, और बहुत सारे इम्पैक्ट पीपल पे, एनिमल्स पे इनका देखने को मिलता है, और बहुत सारे मेडिसिन वगैरह जो बनती है उनमें इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल एल्कलॉइड्स का किया जाता है। तो बाकी ग्रुप से थोड़े अलग है इनके स्ट्रक्चर में और इनके एक्शंस में, किस तरह का एक्शन ये बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। एल्केलॉइड जैसे कि एट्रोपिन है, और स्ट्रिक्निन है, कैफीन है, निकोटिन है, मॉर्फिन है, कोकेन है, ये सब जो है ये नेचर ने ही बनाया है और नेचुरली ये प्लांट में ही पाए जाते हैं। इनमें से कैफीन आप जानते ही हैं, चाय जो होती है उसमें प्रेजेंट रहती है। निकोटिन आप सब जानते हैं कि जो टोबैको की लीव्स होती है उनमें पाए जाते हैं। मॉर्फिन और कोकेन जैसे जो केमिकल्स हैं ये आपको देखने को मिलेगा कि जो ये प्लांट्स होते हैं, पॉपी प्लांट हो गया, पापावर सोमनीफेरम, इन सब के प्लांट से ये ड्रग निकाला जाता है। तो ये काफी ज्यादा स्टेबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और मेडिकल पर्पस में तो काम आते ही हैं, नॉन मेडिकल पर्पस में भी ये ड्रग्स जो है इनके एल्केलॉइड्स के अंदर जो आते हैं वो काम आते हैं। तो एल्केलॉइड बच्चों ये ड्रग का नाम नहीं है, एल्केलॉइड वो ग्रुप है ड्रग्स का, उसके अंदर आपको ये जो नाम दिख रहे हैं ये डिफरेंट ड्रग्स है। मॉर्फिन एक ड्रग है, कैफीन एक ड्रग है, कोडीन एक ड्रग है, कोकेन, मॉर्फिन, ये सारे ड्रग्स के नेम है। एल्केलॉइड वो ग्रुप है बेटा। एल्केलॉइड जो है स्टेबल सब्सटेंस होते हैं जो कि बायोसिंथेटिक पाथवे में बनते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और यहाँ पे इनमें कुछ कॉमन एमिनो एसिड्स जो है वो बनने शुरू होते हैं, जैसे लाइजीन है, ऑर्निथीन है, टाइरोसिन है, ठीक है, ट्रिप्टोफन है। तो ये सारे अमीनो एसिड से मिलकर ये तैयार होते हैं। ये जो केमिकल्स हैं ये ज्यादातर इनमें कोई कलर नहीं होता है, और कई सारे कलरफुल, हालांकि एल्कलॉइड्स जो है वो भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं, बट जनरली इनमें कलर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सैंग्यूनेरिन की बात करें तो ये कॉपर रेड, यानी कि जैसा कलर कॉपर का होता है उस कलर का रेड लिए ये होता है। बेटानिडीन है जो रेड होता है, वर्बेनिन है जो कि यहाँ पर येलो कलर का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर होता है, और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, और थोड़े से कड़वे होते हैं टेस्ट में, क्योंकि बेसिक है ना नेचर में, इस वजह से। और इन प्लांट्स में ये ज्यादातर फ्री स्टेट में या सॉल्ट्स की तरह एन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सॉल्ट्स के फॉर्म में ये पाए जा सकते हैं, और ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में इनको डिस्कवर किया गया था बिस्वस और शारिया ने, ठीक है। मेजोरिटी के एल्केलॉइड्स जो है उनमें ऑक्सीजन जरूर होता है, कार्बन एटम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को छोड़कर, और यहाँ पर कुछ ही ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री होते हैं, जिनमें इंक्लूडिंग जैसे कि कोनिन है जो कि हेमलॉक से आया है, कोनियम मैक्युलेटम प्लांट से, निकोटिन है जो कि टोबैको से आया है, निकोटियाना टोबैकम से, ठीक है। तो ये सब में ये कुछ फीचर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एल्कलॉइड्स के ऑकरेंस की बात हो रही है कि एल्कलॉइड्स पाए कहाँ जाते हैं। तो मैंने बताया है कि प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि पॉपी प्लांट है तो पॉपी प्लांट के सीड में पाए जाते हैं, पाइपर है तो उसके फ्रूट्स में ये ड्रग्स पाए जाते हैं, बेलाडोना है तो इनकी पत्तियों में पाए जाते हैं, और ओवुल्फिया है तो इसके जड़ों में पाए जाते हैं। राइजोम और रूट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे एपिकैट में, कॉर्म्स है तो कोल्चिकम में पाया जाता है। तो अलग अलग पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में ये ड्रग्स एल्कलॉइड वाले पाए जाते हैं। तो कुछ एडिबल भी होते हैं, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर जो है, इनमें यहाँ पर ऐसे भी ट्यूबर्स होते हैं जो कि जिनमें अल्कलॉइड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन सब्सटेंस जो लेकिन होता है, जो हरा वाला हिस्सा होता है, कई बार आप देखते हो कि पोटैटो में हो जाता है, उसमें एक टॉक्सिक एल्कलॉइड्स होता है जिसको सोलनिन के नाम से जानते हैं। एल्कलॉइड्स में हमेशा जरूरी नहीं है कि आर नॉट ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गन इन विच दे कलेक्ट, मतलब जहां पर ये कलेक्ट होके प्लांट पे पाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो वही जगह हो जहां ये बने भी। कई बार होता है कि प्लांट में वो बन कहीं और रहे लेकिन कलेक्शन उनका कहीं और हो रहा है, ठीक है। जैसे निकोटिन की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम सब जानते हैं कि टोबैको में निकोटिन नाम का अल्कलॉइड पाया जाता है। अब यहाँ पर ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, प्लांट्स की जड़ों में, लेकिन सोचिए पाया कहाँ जाता है, उनकी पत्तियों में, उसी से ना टोबैको लीव्स बनती है, उसी का ना कंजम्पशन कराया जाता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हार्बोन है, हर्बर्ट है,
तो मोर देन आप देखोगे कि 10,000 से भी ज्यादा एल्कलॉइड्स जो है ये आज तक देखने को मिला है, और अलग अलग प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट करते हुए पाए गए हैं। अलग अलग साइंटिस्ट का इसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा है। एल्कलॉइड्स जो है कॉमनली यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो कुछ ऑर्डर्स में, जैसे कि मैग्नोलियल्स में है, रेनिकुलेल्स में है, पेपिवेरेल्स में है, इन रोजेल्स, रूटेल्स, नीटेल्स, ये सब में आपको इन ऑर्डर्स में मतलब ये ऑर्डर्स जो है ये प्लांट के ग्रुप के हैं। तो इन प्लांट ग्रुप्स में, इन ऑर्डर के अंदर जो प्लांट ग्रुप आते हैं उनमें एल्कलॉइड जनरली पाए जाते हैं। लोअर प्लांट्स में ट्रू एल्कलॉइड्स जो है थोड़े रेयर है, बायोएक्टिव एल्कलॉइड्स जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम वगैरह में, और एफेड्रा में वेल नोन है, टेरिडोफाइट्स में, इनमें भी आप देखेंगे कि बायोएक्टिव एल्कलॉइड्स होते हैं। जो दो सबसे ज्यादा वेल नोन एल्कलॉइड्स जो है ये फंगस से निकाले जाते हैं, इनमें एक आता है लिसर्जिक एसिड और दूसरा आता है ग्लियोटॉक्सिन, ठीक है, जिसमें सल्फर जैसे केमिकल्स और एलिमेंट्स आप कह लो पाए जाते हैं। तो ये बात होगी बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग एल्कलॉइड्स के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में। वॉलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? एक नॉर्मल ऑयल और एक वॉलेटाइल ऑयल में क्या डिफरेंस है? एक वॉलेटाइल ऑयल जो होगा बेटा, अगर आप उसको खोल देंगे तो वो एटमॉस्फेयर के यानी एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद, एनवायरमेंट में जो एयर है उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो उड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। तो ये ऑर्डरस कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारे प्लांट सेक्शंस में पाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि वॉलेटाइल इसका मतलब ये उड़ जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे जब इनको रूम टेम्परेचर में हवा में एक्सपोज किया जाएगा, तो खोल कर रख दिया जाएगा। तो वॉलेटाइल ऑयल जैसे कि पेपरमेंट ऑयल हो गया, लेमन ग्रास ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, किटोनेला ऑयल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं जो कि प्लांट से पाए जाते हैं, और ये इसेंशियल ऑयल्स भी इनको कहा जाता है। और ये कहीं ना कहीं जिस भी प्लांट में होंगे ना, उनको इस ऑयल की वजह से एक अलग सी खुशबू मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लेमन ग्रास की, इसको लेमन ग्रास जो है आसानी से लगाया जा सकता है घर में, आप इसको तोड़ेंगे ना तो आपको इसमें बहुत बढ़िया सी खुशबू देखने को मिलती है। ऐसे पेपरमेंट ऑयल में भी होता है, ऐसे ही आप देखोगे लौंग जो होता है उसका भी जो ऑयल निकलता है उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक फ्रेग्रेंस और एसेंस भी देते हैं, जो भी प्लांट में ये वॉलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं या एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं। इनको बहुत सारे टेक्निक से निकाला जाता है प्लांट से, जैसे कि डिस्टिलेशन से निकाला जाता है, एक्सप्रेशन से निकाला जाता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस से निकाला जाता है, इन्फ्लूरेज से निकाला जाता है, या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक बहुत कॉमन और पॉपुलर मेथड है जिससे ये वॉलेटाइल ऑयल्स को निकाला जाता है। इसीलिए देखोगे कि ये ऑयल्स जब मार्केट में बिकते हैं तो ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनको निकालने का तरीका है वो काफी महंगा पड़ता है, वो काफी टाइम टेकिंग है, इसलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हैं जो कि पूरे प्लांट में भी हो सकते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स, कई बार ये किसी एक हिस्से में भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार होगा कि फूल में होंगे, कई बार लीव्स में होंगे, स्टेम में होंगे, कई बार रूट्स में होंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। हेयर मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स जो कि ट्यूब्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और जनरली लाइसिजिनस या शाइजोजेनस कैविटीज के अंदर ये ऑयल, वॉलेटाइल ऑयल जो है वो प्रेजेंट रहता है। केमिकली जो वॉलेटाइल ऑयल्स है ये मिक्स होता है ऑफ मोनोटर्पीन्स का और सेस्क्विटर्पीन्स का, जो कि एक सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, जैसे कि अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, फिनॉल, ईथर, ऑक्साइड्स, ईस्टर एसिड्स, एरोमेटिक और एलिफेटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये ज्यादातर देखने को मिलेगा कि ये वॉलेटाइल ऑयल्स पूरी तरह से इनमें कोई कलर नहीं होता है, हालांकि बहुत फ्रेश होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन की वजह से इनका कलर गहरा हो सकता है और एक डिस्टिंक्ट कलर इनको मिल सकता है। ज्यादातर देखेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल वगैरह में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये प्रॉपर्टी आपको इनमें देखने को मिलेगी, ठीक है, बट आर इमिसिबल विथ वाटर। लेकिन आप देखोगे, हम सब जानते हैं कोई भी ऑयल हो, ऑयल पानी में नहीं मिक्स होगा डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, तो वो चीज आप यहाँ देखोगे, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और ऑप्टिकली पूरी तरह से ये एक्टिव देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और ऑकरेंस की बात करें तो कहाँ पे जनरली पाए जाते हैं? लेविएटी फैमिली में, रूटेसी फैमिली में, पाइपरेसी फैमिली में, जिंगीबेरेसी और अम्बेलिफेरे के फैमिलीज में आपको वॉलेटाइल ऑयल्स देखने को मिलेंगे। इनमें सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनको ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं, जैसे कि पाइपरेसी फैमिली में स्पेशल ट्यूब्स वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि अम्बेलिफेरी के जो फ्रूट होते हैं उनके पेरिकार्प में, और लाइसिजिनस होते हैं, ये कैविटीज है जो कि सेल जब डेथ करता है ना तो उस समय ये खाली जगह बन जाती है और इसी कैविटी के अंदर ये ऑयल स्टोर्ड रहता है प्लांट्स में, ठीक है। तो पिनेसी फैमिली वगैरह में भी होता है। तो ये बहुत सारे टिश्यूज में भी पाए जाते हैं, जैसे कि
जो फूल होता है गुलाब का, उसकी आप पंखुड़ी को सूंघते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है, तो उनके आप देखोगे कि उनके पेटल्स में भी वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। सिनेमन का जो बार्क होता है उसमें होते हैं। कोरिएंडर का जो फ्रूट होता है धनिया, उसमें भी आप देखते हैं धनिया में कितनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, ठीक है। पेपरमिंट वगैरह के पत्तियों में भी पाया जाता है। अब इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट और ह्यूमंस दोनों के लिए ये ऑयल्स, ठीक है। मेडिसिनल इफेक्ट्स है ही, ज्यादातर जिस भी बॉडी, अगर आप बॉडी पार्ट्स पे लगाते हैं तो ये उस जगह के लिए एंटी बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया ग्रो होने से रोकेंगे, फंगस ग्रो होने से रोकेंगे, एंटी स्पैज्मोडिक होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, और इनको कई बार ऐसा होता है कि ये ऑयल्स को एक फ्लेवर देने का भी काम किया जाता है बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में, ठीक है। और ये प्लांट्स में बहुत अच्छे इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स बनते हैं जो कि फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेट करने में मदद करते हैं, यानी कि इनकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उससे इंसेक्ट्स बहुत तेजी से इन प्लांट्स की तरफ खींचे आते हैं और ये क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर फ्यू यूजेस फॉर वोलेटाइल ऑयल्स, तो कुछ ऑयल्स के, वोलेटाइल ऑयल्स के यूजेस के बारे में यहाँ पे बात हुई, जैसे कि थेरेपेटिक एप्लीकेशंस है, तो इसमें आता है एक एरोमा थेरेपी, तो यहाँ पर खुशबू से थेरेपी की जाती है, किसी भी डिजीज वगैरह को ठीक किया जाता है, तो एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जो कि पर्सन की हेल्थ को अच्छा करता है। वोलेटाइल लिक्विड जो कि प्लांट्स के कंपोनेंट से पाए जाते हैं, जिनको आप एसेंशियल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल्स कह रहे हो, और इनकी जो खुशबू होती है उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल इंसानों की हेल्थ वगैरह जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बहुत सारा एडवांटेज फिजिकल तरीके से और साइकोलॉजिकल तरीके से ह्यूमंस को देता है। दूसरा है फार्माकोलॉजिकल यूजेस भी है, यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्रीज में भी वोलेटाइल ऑयल्स का बहुत इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे डिजीजेस को ठीक करने में, जैसे कि कोई डिजीज है जहां पर इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो अगर जैसे स्किन वगैरह पे लगाया जाए तो इन्फ्लेमेशन कम किया जा सकता है, जैसे कि विंटर ग्रीन ऑयल होता है, मेथाइल साइलेट, ठीक है, और साथ में यहाँ पे मेंथॉल। ऐसे ही कार्मिनेटिव भी होते हैं, तो यानी कि जैसे कि लोगों को डाइजेशन इश्यूज होता है तो डाइजेशन करने में मदद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि एक्सपोर्टेंट का भी काम करते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस वगैरह के जो तेल है बहुत अच्छे इफेक्टिव यहाँ पर तरीके से ये काम करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स का भी काम करते हैं, यानी कि जैसे कि आप देखेंगे कि लोगों का दांत वगैरह जब दर्द करता है तो लोग बोलते हैं लौंग रख दो, क्यों? क्योंकि जो क्लोव है उसमें जो ऑयल होता है वो कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से बहुत ज्यादा दर्द वगैरह अगर हो रहा है तो उससे राहत दिलाता है। एंटी बैक्टीरियल्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे रोजमेरी ऑयल है, क्लोव ऑयल है, लेमन है, सिनेमन है, ये सब एंटी बैक्टीरियल होते हैं, यानी जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह नहीं होती है। एंटीवायरल भी होते हैं कुछ वोलेटाइल ऑयल, जैसे कि जो पेपरमिंट, जिंजर, थाइम से निकाले जाते हैं, ये बहुत अच्छे काम करते हैं कुछ डिजीजेस जो कि हर्पिस वायरस वगैरह से होते हैं, तो उस जगह पे भी ये काम करते हैं, तो ये काम है वोलेटाइल ऑयल्स का। यहाँ पे देखो ये एंजायोलिटिक भी होते हैं, जैसे कि लेमन ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है और रोज ऑयल है, ये एंजाइटी वगैरह से भी दूर रखते हैं। जो इंसान एक्सेस थिंकिंग करता है उसके वजह से लोगों को इतना स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस रिलीवर भी है। जैसे कि पहले बहुत सारे एड्स आते थे, इनफैक्ट अभी भी आते हैं कि लोग दिखाते हैं कि ऐसा एक ऑयल की एक चंपी हो रही, मसाज हो रहा है, उससे इंसान को बड़ा रिलीफ हो रहा है। तो जो ऑयलिंग है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है, स्ट्रेस दूर करने का काम करती है। एंटी स्पैस्मोटिक भी है, जैसे कि लैवेंडर ऑयल वगैरह है, सिनेमन, कार्डमन ऑयल वगैरह है, ये पूरी तरह से सेपेमोलिटिक इफेक्ट वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। नाजल डीकंजेस्टेंट्स का भी काम करते हैं, जैसे कि मेंथॉल और कैम्फर वगैरह है। तो ये बात हो गई कुछ दो इंपॉर्टेंट फाइटो फार्मास्यूटिकल्स की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग टैनिन्स की। टैनिन्स क्या है? ये जो वर्ड है टैनिन, वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है टैनिन, जिसका मतलब है कि एक सब्सटेंस जिससे कि कलर बदलता है ना, दैट कॉजेस टैनिंग, जिससे ज्यादातर रंग गहरा हो, वो टैनिंग होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम बाहर जब निकलते हैं तो हम कैसे थोड़ा सा कलर मुरझा सा ज्यादा बोलते हैं टैनिंग, तो ये टैनिन वर्ड जो है वो टैनिंग से आया है, जहां पर कलर चेंज देखने को मिलता है, ज्यादातर ये कलर चेंज गहरा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीफिनॉल्स वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। और ये ज्यादातर यूज होता है टू रिफर लार्ज पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स जिसके पास इनफ हाइड्रोक्सिल्स और सूटेबल ग्रुप्स वगैरह जो है वो पाए जा रहे हैं, उनमें प्रोटीन्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये सब है, ठीक है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि इनका ये जो टैनिन्स वगैरह है इनका स्मेल बड़ा अजीब सा होता है, स्ट्रॉन्ग सा स्मेल होता है, और ज्यादातर आप देखेंगे कि ये पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट इनका 500 से लेकर
3000 के आसपास होता है और इनको दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है जितने भी टैनिन्स है। एक है ह्यूमिक एसिड, जो दूसरा है फुलविक एसिड। ठीक है, इनका ऑल्दो इनका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि थोड़े सिंपल हो सकते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं गैलिक एसिड हो गया और सिरिंजल हो गया, सिरिसिलिक हो गया, ये सारे एसिड्स वगैरह के फॉर्मेशन में टैनिन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। टैनिन्स जो है येलो कलर या लाइट ब्राउन कलर के एग्रीगेट्स हैं जो कि पाउडर फ्लेक्स या यहाँ पर आप देखेंगे कि ये और स्पॉन्जेस के फॉर्म में ये दिखते हैं। प्लांट पॉलीफिनॉल्स जो है इनको टैनिन्स कहा जाता है। ये बिटर होते हैं, थोड़े से कड़वे होते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अगर दे इधर अटैच टू एंड प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स और श्रिंक देम। ठीक है, या तो ये प्रोटीन से जुड़ जाएंगे या तो उसको सिकोड़ने का काम कर देते हैं, उसके नेचर को खराब करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग द इंजेक्शन ऑफ रेड वाइन, स्ट्रॉन्ग टी या अनराइपेंड फ्रूट, तो जब हम ऐसे फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं जो कि पके हुए नहीं हैं, अगर हम इंजेक्शन करते हैं रेड वाइन वगैरह का, तो यहाँ पे जो टंग है वो थोड़ा सा ड्राई फील होता है, जो पकड़ी होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि इनमें टैनिन्स पाए जाते हैं। जो कच्चे थोड़े से फ्रूट्स होते हैं वो नहीं थोड़े से टंग पे लगते हैं, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि इनमें ये टैनिन्स जैसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पूरे प्लांट किंगडम में आपको ये टैनिन्स देखने को मिलेंगे। इनका डेपोजिशन आपको ज्यादातर वेजिटेशन वगैरह में देखने को मिलेगा और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। अच्छा, ये मतलब कि जब डिकम्पोज होता है मटेरियल्स तो उसके बाद ये तैयार होते हैं। और इन द टिश्यूज ऑफ लीव्स, लीव्स वगैरह के पार्ट्स हो गए, बड हो गया, सीड हो गया, रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, यहाँ पर आप देखोगे कि ये टैनिन आसानी से मिल जाते हैं। और टैनिन्स जो है स्टेम टिश्यूज वगैरह में भी रहते हैं और पूरी तरीके से सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम जैसे जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, उनमें भी इसका डेपोजिशन देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो कॉनिफर्स वगैरह के हार्डवुड होते हैं उनमें ये टैनिन्स भर भर के पाए जाते हैं, जिनकी वजह से थोड़ा सा डार्क कलर भी उनको मिलता है वुड्स को। ठीक है, तो टैनिन्स जो है प्रैक्टिकली हर जगह अर्थ पे, ठीक है, हर काइंड के इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। लोअर प्लांट्स में जैसे एल्गी में, फंगस में, मॉसेस में इनके पास बहुत ज्यादा टैनिन्स नहीं होता है, लेकिन हायर प्लांट्स में आपको टैनिन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और टैनिन्स जो है टिपिकली जो है ज्यादातर प्लांट्स के जो स्टेम होता है, जो बार्क होता है, उसमें देखने को मिलता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वगैरह करने से ही रोकते हैं। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन भी है टैनिन्स के, जैसे कि कुछ है यहाँ पे जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, यानी कि ये आसानी से, ये एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है जो कि एट द सेंटर ऑफ ईच हाइड्रोजेबल टैनिन मॉलिक्यूल। तो अगर कोई भी टैनिन है जो कि हाइड्रोलाइजेबल है, यानी कि आसानी से उसका वाटर के प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो उसके बीच में ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर में उसके कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। और फिनोलिक ग्रुप्स जैसे कि गैलिक एसिड वगैरह की अगर हम बात करें, इलाजिक एसिड्स वगैरह की बात करें, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, ये पूरी तरह से या आधा अधूरा ईस्टरिफाइड होते हैं, ईस्टर ग्रुप्स इनके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, और वीक एसिड्स या वीक बेसिस के साथ में इनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। ज्यादातर बहुत सारे प्लांट्स वगैरह के आपको लीव्स में और बार्क में हाइड्रोलाइजेबल टैनिन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल या कंडेंस टैनिन्स की बात करें तो ये यहाँ पर प्रोएंथोसाइनाइडिन्स होते हैं। ये पॉलीमर्स है जो कि 2 से लेके 50 तक के फ्लेवोनॉइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। कार्बन कार्बन का बॉन्ड जुड़ता जाता है चेन, और उससे ये तैयार होते हैं। ऑल्दो द मेजॉरिटी ऑफ ज्यादातर कंडेंस टैनिन्स और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो है, ये मैंने तो कहा वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक हो गए तो ये पानी में डिसॉल्व जरूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर के ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, जैसे व्हीलर, यहाँ पे व्हीलर ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हसलम के हिसाब से, पेंग के हिसाब से कमर्शियल सोर्सेज जो है कंडेंस टैनिन के, इसमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के वुड और बार्क देखने को, जैसे मिमोसा प्लांट हो गया, ग्रेप सीड्स हो गया, पाइन बार्क्स हो गए और स्प्रूस बार्क्स हो गए, इससे आप देखोगे कि ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यूजेस की बात करें तो ये ह्यूमंस के बड़े इंपॉर्टेंट है लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंटी डायरियल हो गए, यानी कि डायरिया वगैरह अगर किसी को है तो उसमें ये काम आते हैं, और हेमोस्टैटिक में और एंटी हेमोरॉइडल में ये काम आते हैं। एंटी इंफ्लेमेशन प्रॉपर्टीज भी है, और इसोफेगस से या स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यू है तो ये टैनिन्स बहुत अच्छा काम करते हैं।
ठीक है, और ये ब्लीडिंग को रोक सकते हैं और इन्फेक्शन वगैरह को भी रोकने का ये काम करते हैं, सेल वगैरह टिश्यू वगैरह को हील करने में, जल्दी घाव भरने में भी ये मदद करते हैं। ठीक है, टैनिन्स जो है इनका यूज किडनी इश्यूज हो गया, स्किन में जो अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है उससे हो गया, और हेमरेज वगैरह हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सबसे भी क्योर करने में मदद करता है। टैनिन्स एंटी पैरासिटिक और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी दिखाता है, यानी आसानी से माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये रोक देता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको इसमें टैनिन्स की देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिन्स और गम्स भी। अगर रेजिन्स की बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। रेजिन्स आर हाइड्रोकार्बन सिक्रीशंस जो कि स्पेशल कैविटीज में पाए जाते हैं, और स्पेशली जैसे कि कोनिफरस ट्री जो कि एक टाइप के जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अमॉर्फस है, सॉलिड या सेमी सॉलिड तक होते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जो देखने को मिलेगा कि जब भी यहाँ पर प्लांट्स जो है उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उनके ये एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तरह से माना जाता है कि जो रेजन्स और गम्स हैं ये प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांट्स के किसी काम के नहीं है, बट हाँ ह्यूमंस के बहुत काम में ये आते हैं। ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि प्लांट्स वगैरह को कहीं डैमेज हुआ है, बाहर से कट वगैरह लगा है, तो वहां से भी कई बार रेजिन्स या गम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से प्लांट का ये रिस्पॉन्स कह लो कि प्लांट जब ये सिक्रीट कर रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को बचा के रखना चाह रहा है, और उस बचाव में, उस डिफेंस में वो ये केमिकल्स, रेजिन्स गम्स जैसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है। रेजिन्स जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर में या बाकी के प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स के साथ में भी पाए जाते हैं, कलेक्टिवली इनको रेजिन मिक्सचर्स भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा जो फ्रेम्स बनते हैं, टेबल मेकिंग वगैरह जो है, वहां पर भी रेजिन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अलावा प्लांट्स में एक स्पेसिफिक डक्ट जैसे स्ट्रक्चर में बनते हैं और सिक्रीट होते हैं जब भी प्लांट्स को कोई इंजरी है या कोई स्ट्रेस होता है तब। ठीक है, अब वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एक्सटर्नल स्ट्रेस, जैसे प्लांट्स को कोई कट ही कर रहा है, उसके किसी पार्ट को डैमेज कर रहा है, उसमें उस टाइम पे भी ये गम्स और रेजिन सिक्रीट होते हैं। ज्यादातर ये प्लांट्स का जो भी बार्क होता है वहां से ये इनको निकाला जाता है, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसलूसेंट सॉलिड्स होते हैं, और इनका मैक्सिमम देखा जाएगा कि जब ये प्लांट से निकल रहे होते हैं तो सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन हवा के कांटेक्ट में देर तक आने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, जैसे कि अल्कोहल है और टर्पेंटाइन वगैरह है, ईथर है, इन सब में ये आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन पानी में नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो बट यहाँ पर जैसे कि कुछ प्लांट जैसे कि वेटेरिया इंडिका है, कैनारियम है, पाइनस है, ये सब प्लांट्स में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में रेजिन्स और गम्स रिलीज होते हैं। नेचुरल रेजिन्स जो है ये देखोगे कि प्लांट से डिराइव होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ लैक, जो कि यहाँ पर सोल इज द सोल नेचुरल रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन, और एक लैक इंसेक्ट होता है उससे ये रेजिन निकलता है। अदरवाइज ज्यादातर रेजिन्स जो है ये प्लांट बेस्ड मटेरियल से ही निकलते हैं, और बहुत सारे प्लांट जैसे कि पलास है, कुसुम है, ठीक है, ये प्लांट से आपको ये रेजिन्स निकलते हुए दिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा कुछ था जो कि आप लोग को आज के इस क्लास में समझना था। ठीक है, आई होप आज के इस क्लास में आपको जितने भी यहाँ पे मैंने फाइटो फार्मास्यूटिकल्स बताए हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स हो गए और टर्पीन्स हो गए, रेजिन्स हो गया, गम्स हो गए, ये आपको बेहतर तरीके से आज के इस क्लास में समझ आया होगा, और आज के इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू। बच्चों आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नवोद्भव बैच के बारे में। बच्चों अगर आप बेहतर तरीके से अपने फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे नवोद्भव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है, और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नवोद्भव बैच की क्लासेस के अंदर आप लोग को सारी क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, नोट्स और पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, और हमारा रामबाण यूनिट वाइज वन शॉट रिविजन भी आपको मिलेगा, और जो कि तभी होता है जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स करीब होते हैं, उसके कुछ टाइम पहले, कुछ वीक्स पहले हम लोग ये वन शॉट रिविजन भी कराते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है। बच्चों ये सारा कुछ आपको नवोद्भव बैच के अंदर हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलने वाला है, तो आज ही इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स में भी अगर कोई भी है जो इस सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सेकेंड हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।